आई एम तहूरा। हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हमारे पास दो एम्पायर्स आते हैं, द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर। सबसे पहले विल बी स्टडिंग दी दिल्ली सल्तनत। सो अगर हम दिल्ली सल्तनत का देखें तो इसका टाइम पीरियड करीब 320 साल तक रहा था, और इसके अंदर कोई एक डायनेस्टी नहीं है, 5 अलग अलग डायनेस्टी है, जिसके अंदर पहले है स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद्स एंड लोधी। सबसे लंबा अगर हम देखें तो वो तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड है, उनका काल है, उनका शासन है 94 ईयर्स का। और अगर हम एरिया देखें तो एरिया वाइज भी तुगलक डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो शुरू करते हैं इसके बारे में। ऑल्सो इस पीपीटी के अंदर जो है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने अनअकैडमी का एक यूट्यूब चैनल है पाथ फाइंडर, उसके अंदर एक टीचर हैं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़, सो उनके मैंने देखे थे और उसके बेसिस पर मैंने इसको सिंप्लीफाई करके बनाया है। सो उसके स्क्रीनशॉट्स मैंने लगा रखे हैं कहीं कहीं पे स्लाइड्स के अंदर। ओके, सबसे पहले आती है हमारी स्लेव डायनेस्टी। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई थी? तो जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा था कि 12th सेंचुरी के एंड में, 12th सेंचुरी के एंड के अंदर जो मोहम्मद गौरी है उन्होंने बैटल ऑफ टरेन लड़ी थी विद पृथ्वीराज चौहान, द फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन, द सेकंड बैटल ऑफ टरेन। सेकंड बैटल ऑफ टरेन के अंदर मोहम्मद गौरी वॉन, ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, एंड दैट विक्ट्री मार्क दी कमिंग ऑफ इस्लाम टू इंडिया, मतलब लाइक मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश करा था उस वाली विक्ट्री ने। एंड मोहम्मद गौरी उसके बाद व्हेन ही डाइड, जब ये मर गए थे तो ही डिड नॉट हैव एनी हेयर लेफ्ट, मतलब इनका कोई बेटा, इनकी कोई बेटी नहीं थी आगे चलाने के लिए। सो इनका जो भी एरिया था इनके अंडर, इट वाज डिवाइडेड बिटवीन हिज स्लेव्स। तो आप बोलोगे नौकरों के बीच में, सो दे आर नॉट द नौकर दैट यू आर थिंकिंग अबाउट, दे आर नॉट हाउस होल्ड स्लेव्स। ये साफ सफाई वाले स्लेव्स नहीं थे। पहले ज़माने में क्या होता था कि गुलामों को खरीदा जाता था और फिर उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी, घोड़ेबाजी की ट्रेनिंग और आर्चरी की ट्रेनिंग, तीरबाजी की ट्रेनिंग और मैनेजमेंट वगैरह सब चीज़ें सिखाई जाती थी। मतलब अलग अलग तरीके के स्लेव्स होते थे, गुलाम होते थे। और इनको गुलाम इसलिए बोलते थे क्योंकि इनको, जैसे कि इनका मालिक खरीद लेता है और फिर उनको अपनी ज़िंदगी भर उस मालिक को वफादारी दिखानी होती है, क्योंकि उसने उनको बचाया होता है या फिर उनको ख़रीदा होता है, समथिंग लाइक दैट। सो उनका जो टेरिटरी था, इनका मोहम्मद गौरी का जो एरिया था, इट वाज डिवाइडेड बिटवीन हिज स्लेव्स। उनमें से जो दिल्ली वाला एरिया था वो एक स्लेव को दिया गया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ द फाउंडर ऑफ द मामलुक डायनेस्टी। तो मामलुक का मतलब ही होता है स्लेव। तो मामलुक डायनेस्टी के अंदर, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा तो जैसे कि हम अभी ऊपर देखा हमने, मामलुक डायनेस्टी का 84 ईयर्स तक रूल रहा है, 84 ईयर्स तक। और इसके अंदर बहुत सारे राजा रहे हैं, लाइक कुतुबुद्दीन ऐबक, हम आरम शाह। इस सब के अंदर सारे तो ऑब्वियसली हमें नहीं पढ़ने हैं, हमें कुछ ही पढ़ने हैं मेन इम्पॉर्टेंट, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, बालबन एंड दीज गाइज। सो एज यू कैन सी बहुत सारे राजा रहे हैं और सबके टाइम पीरियड अलग अलग हैं। कुछ है जो कि बस 1 साल ही तक रहे हैं, कुछ बस 2-3 साल ही रहे हैं। सो वो सब कुछ चेंज होता रहता है। तो सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें। ही इज़ द फाउंडर ऑफ द मामलुक डायनेस्टी। मामलुक का मतलब ही होता है स्लेव। इस्टब्लिश इनको नॉर्थन इंडिया का कंट्रोल मिला था, और इनकी जो किंगडम होगा इसको दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। और दिल्ली सल्तनत के जो किंग्स होते थे वो अपने आप को सुल्तान बोलते थे। जो मुगल एम्पायर के राजा थे वो अपने आप को बादशाह बोलते थे, लेकिन ये लोग सुल्तान बोलते थे। तो ये 4 साल तक इनका रूल था। इन्होंने क्या चीज़ बनाई हुई, कैन यू गेस इट? ऑब्वियस इनका नाम आप सुनते हो सबसे पहले कुतुब मीनार ही याद आता होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है कुतुब मीनार बनाया है। और कुतुब मीनार के पास एक मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, वो भी इन्होंने ही बनाई है। तो एक्चुअली अगर आप कुतुब मीनार जाओगे तो वहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स है, कुतुब कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे कुतुब मीनार है, अशोकन पिलर भी है, फिर ये कुतुब कॉम्प्लेक्स है। दैन देयर इज़ ऑल्सो दिस थिंग, जो कि ये मोटी सी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ये भी कोई चीज़ है, ये हम बाद में देखेंगे इसके बारे में। अगर मुझे याद रहा तो मैं बताऊँगी इसके बारे में। अगर हम देखें तो इनको लाख बख्श का टाइटल मिला था बिकॉज इन्होंने 1 लाख कॉइन्स एक बार चैरिटी के अंदर दिए थे। सो
या अगर मतलब कुतुब मीनार तो याद रहता है कि इन्होंने बनाया था। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि इन्होंने बनाई थी इस 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर गई थी, जब मैं छोटी थी मैं यहाँ पर गई थी, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन इसको 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इसको 2.5 दिन में बना दिया गया था, इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे 2.5 दिन का एक मेला लगता था, इस वजह से इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। रिगार्डलेस, ऑल्सो वन मोर थिंग अबाउट दीज टू थिंग्स, कुतुब मीनार एंड 2.5 दिन का झोपड़ा, ये एग्जिस्टिंगली देवर हिंदू टेम्पल्स और जैन टेम्पल्स आई वुड से। क्योंकि अगर तुम अभी भी यहाँ पर जाओगे, आई डोंट नो अबाउट 2.5 दिन का झोपड़ा, बट यू गो टू कुतुब मीनार आसपास के एरिया में, सो यू विल सी सम लाइक फिगरिन्स आपको दिखेंगे वॉल्स के ऊपर, और उनके फेस को शेप्ड ऑफ करा जा चुका है। क्योंकि जब यहाँ पर दीन ऐबक आए थे तो इस्लाम के अंदर इट्स नॉट अलाउड टू मेक फेसेस एंड स्टफ, तो इसलिए उनके फेस को शेव ऑफ कर रखा है, लेकिन आपको मतलब वो वाले स्ट्रक्चर्स भी दिखेंगे। सो इट इज़ ऑल्सो अ थिंग कि उन्होंने कम्प्लीटली उसको हटाया नहीं और उसी के मतलब उसी के आसपास बना दिया। सो या ठीक है, देन वी आर हैविंग इल्तुतमिश। सो इल्तुतमिश इज़ द सन इन लॉ ऑफ, तो एक्चुअली क्या हुआ था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद ही वॉज लाइक कौन बनेगा राजा, तो कुछ साल के लिए इनका जो बेटा था, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आरम शाह, वो बैठ गया था गद्दी पे। लेकिन लोग मतलब लेकिन एक दूसरा इंसान था इल्तुतमिश, वो इनका दामाद था, ठीक है, और इनका मतलब ये भी गुलामी था, लेकिन इनका ये दामाद ही बन गया था। इसकी और आरम खान की थोड़ी सी बहस टाइप लड़ाई हो गई थी कि हमारे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के अंदर अब ये नहीं चलेगा कि राजा का बेटा है राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो सही हकदार होगा, जो केपेबल होगा, वही राजा बनेगा। तो इस वजह से इल्तुतमिश और आलम खान की फाइट हुई थी, वॉटेवर हुई थी, और वो हार गया था आलम शाह जो भी नाम था उसका, और इल्तुतमिश बिकेम दी नेक्स्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। सो दिल्ली सल्तनत के बारे में एक स्पेशल एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसके अंदर राजा का बेटा, ज़रूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही बनेगा, जो भी नेक्स्ट केपेबल इंसान होगा वो बनता है यहाँ पे राजा, सुल्तान, राइट। सो जो इल्तुतमिश है, ही वाज द सन इन लॉ ऑफ आई हैव रिटन ही वाज द सन इन लॉ ऑफ इल्तुतमिश, ही वाज द सन इन लॉ ऑफ, तो मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, ठीक है। ही वाज द सन इन लॉ ऑफ was son in law of Qutbuddin Aibak, and he is like the first real ruler of the दिल्ली सल्तनत। क्योंकि वो तो बस 4 साल ही तक रहते ना, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी थी। क्या हुआ था, कुछ ऐसे एरियाज थे आसपास के, बंगाल बिहार टाइप एरियाज थे, जो कि मोहम्मद गौरी के पीरियड के अंदर थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर दे स्लिप्ड आउट ऑफ देयर कंट्रोल। सो ही री एस्टेब्लिश द कंट्रोल ओवर दोज टेरिटरीज। और इन्होंने एक जो चीज़ करी थी, दैट ही मेड अ ग्रुप ऑफ 40, इन्होंने 40 टर्किश नोबल्स को चूज़ करा और उनको बेसिकली स्पेशल स्टेटस दिया, और उनके 40 लोगों को बोलते हैं चहलगानी, ठीक है। इनको स्पेशल पावर दी गई थी कि ये कोई भी एडवाइजरी वगैरह के अंदर हेल्प करेंगे राजा के, ठीक है, सुल्तान इनसे एडवाइस दे सकता है, इसी सुल्तान को एडवाइस दे सकते हैं, एंड लाइक दैट। अब हम आगे, हम तो मतलब इसको बनाया था अच्छे रीजंस की वजह से इल्तुतमिश ने, लेकिन हम आगे देखेंगे कि कैसे ये लोग करप्ट हो जाते हैं और क्या होता है, अभी हम आगे देखेंगे। इसी टाइम पर अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर था मंगोल एम्पायर, ठीक है। तो मंगोल एम्पायर वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स। यू कैन सी प्रेजेंट डे कोरिया, लाइक साउथ कोरिया से लेकर यू कैन ऑल वे गो बैक लाइक स्वीडन एंड लाइक यूरोपियन कंट्रीज हेयर, यहाँ तक यू कैन सी पूरा चाइना भी आ गया इसके अंदर, एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान एंड लॉट ऑफ दीज कंट्रीज, ये सब कुछ इस एम्पायर के अंदर आ रहा है। एंड अ लॉट ऑफ दिस इराक ईरान वाला जो रीजन है, ये सब कुछ मंगोल एम्पायर के अंदर आता था। एंड इट वॉज नॉट अंडर वन रूलर, जो अलग अलग भाइयों थे, आई थिंक चंगेज़ खान के जो डिसेंडेंट्स, आई डोंट नो मच अबाउट द मंगोल एम्पायर, समथिंग लाइक दैट, लेकिन उनके अंदर डिवाइड था, तो अलग अलग भाइयों के अंदर इट वॉज डिवाइडेड। और मंगोल एम्पायर का ना एक डर था उस ज़माने में, मतलब क्या होता था कि मंगोल एम्पायर जैसे जैसे समझो फॉर एग्जांपल देयर इज अ सिटी, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ सिटी लाइक समरकंड है, समरकंड एक जगह है, तो वहाँ पर पहले मंगोल, आज लेट्स नॉट टेक समरकंड, एक कोई भी जगह है, तो मंगोल एम्पायर ना पहले वहाँ पर अपना मैसेज भेजते थे कि हम चाहते हैं कि आप हमें सबमिट कर जाओ, हम हमारे किंगडम के, हमारे एम्पायर के अंदर आ जाओ, आप हमें टैक्स पे करना है ईयरली। अगर वो लोग मान जाते थे तो ठीक है, तो फिर वो लोग मंगोल एम्पायर के अंदर जाते थे और उनको टैक्स भरना पड़ता था, लोकल रूलर वहाँ का रहता था। लेकिन अगर वो लोग बाई चांस वो रेजिस्ट करते थे, वो मना कर देते थे,
तो इन दैट केस मंगोल एम्पायर वहाँ पे जाके ओवरऑल पूरा मैसेके, सब कुछ तबाही, सबको मार देते थे, सब चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देते थे, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता था उस शहर के अंदर, तो इसलिए मंगोल्स का बहुत ही ज़्यादा डर था। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इंडिया के अंदर मंगोल्स ने वैसे अटैक नहीं करा। बहुत बार उन्होंने ट्राई करा इंडिया में अटैक करने का, दे ट्राइड कमिंग फ्रॉम द दिस साइड ऑफ इंडिया, फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थैंक्स टू द किंग्स ऑफ दैट टाइम, वरना तो बहुत ज़्यादा हमारा लॉस हो जाता उसके अंदर। एक बार एक्चुअली अटैक हुआ भी है ऑफ वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ द मंगोल्स, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीपीटी। तो इसी इल्तुतमिश के टाइम पर क्या हुआ था कि चेंगिस खान, ही वाज द मंगोल किंग, उनसे बचने के लिए एक ईरान का राजा था, लाइक ईरान का राजा, वो भागते भागते इंडिया आया था एंड ही केम टू इल्तुतमिश एंड ही वाज लाइक प्लीज़ हेल्प मी, मुझे मदद करो, मंगोल्स मेरे पीछे पड़े हैं, आप प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे प्रोटेक्शन दो, मेरे साथ मुझे आर्मी दे दो ताकि हम उनसे लड़ लें, समथिंग लाइक दैट ही सेड। तो इल्तुतमिश वाज लाइक अगर मैंने इसकी मदद करी मतलब मैंने दुश्मनी पाली मंगोल्स के साथ एंड दैट आई कुड नॉट अफोर्ड, तो ही रिफ्यूज टू हेल्प हिम, ठीक है। तो क्योंकि उसने उसको चंगेज़ खान को दे दिया था, सो बिकॉज ऑफ दैट मतलब थोड़ा सा जो मंगोल्स थे उन्होंने वो लाइक ठीक है ये हमारा दुश्मन नहीं है, तो मंगोल से प्रोटेक्टेड रहा था इंडिया, क्योंकि फिर उन्होंने इंडिया पर अटैक नहीं करा था, क्योंकि फिर इल्तुतमिश उनके गुड ठीक में से हो गया था कि चलो ये हमारा दुश्मन नहीं है, इसने हमारी मदद करी थी, सो दैट प्रोटेक्टेड, सो यू कैन से इल्तुतमिश प्रोटेक्टेड दैट वे वी कुड से दैट इल्तुतमिश प्रोटेक्टेड द किंगडम फ्रॉम चंगेज़ खान द मंगोल अटैक एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इल्तुतमिश के मरने के बाद उनका जो बेटा था सोच उसको राजा वो बना देते हैं, लेकिन उनका ना राजा थोड़ा उनका जो बेटा था वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, ही वाज नॉट केपेबल एंड ऑल, ठीक है। तो इसलिए इल्तुतमिश वाज लाइक नो, मैं अपने बेटे को नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी बेटी को बनाऊंगा। तो उनकी बेटी का नाम था रज़िया सुल्तान, कुछ लोग रज़िया सुल्ताना बोलते हैं, इट्स नॉट सुल्ताना बिकॉज सुल्ताना सुल्तान की वाइफ को बोलते हैं, सो इट शुड बी रज़िया सुल्तान। सो वो बेसिकली she became the queen, she became the sultan of the Delhi Sultanate and because she was capable, लेकिन ऑब्वियसली जो चहलगानी थी, जो 40 नोबल्स की ग्रुप इल्तुतमिश में बनाई थी, दे डिड नॉट लाइक दैट, दे वर लाइक कि मतलब ऐसी क्या नौबत आ गई है कि हम एक वुमेन को अपना सुल्तान बनाएंगे, क्या हम लोग नहीं है, हम में से किसी को बना लो, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब जब तक इल्तुतमिश थे जब तक तो सब लोग चुप रहे, लेकिन इल्तुतमिश के मरने के बाद जब रज़िया सुल्तान अकेले रूल कर रही थी तो उन्होंने तो इनके लाइक कोर्ट के अंदर ही जो चहलगानी थे उन्होंने ही बगावत कर दी और उन्होंने बेसिकली अंदर ही अंदर अपने प्लान्स बनाए, समथिंग बनाए और उनको हटा दिया गद्दी से एंड दे इवेंचुअली किल्ड हर। सो या शी फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड स्टफ। सो यू कैन सी कि जिन चहलगानी को इन्होंने अच्छे के लिए बनाया था, चहलगानी को अच्छे के लिए बनाया था इल्तुतमिश ने, वही चहलगानी ने उनकी बेटी को ही ओवरथ्रो कर दिया, ठीक है, क्योंकि उनका खुद का वो था। अगर हम देखें रज़िया सुल्तान ने क्या बनाया था, तो जो गंधक की बावली है, द फेमस गंधक की बावली जो कि पीके के अंदर भी दिखाई गई है, दिस वाज मेड ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। रज़िया के हटाने के बाद ना उसके भाई को बना दिया था कुछ दिन के लिए, लेकिन उसका भाई बोला था ना कि केपेबल नहीं था, वो ज़्यादा शराब वगैरह के अंदर ज़्यादा रहता था, ही वाज नॉट अ केपेबल रूलर एंड स्टफ, सो वो हार गया था और बालबन ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया टू बी द सुल्तान। यू विल लाइक हु इज बालबन, वो भी इनकी फैमिली का कोई था, लाइक ही वाज मतलब वो बड़ा था एज में देन रज़िया सुल्तान, आई डोंट नो मतलब उन्हीं के फैमिली रिलेशन में कोई था, बट गियासुद्दीन बालबन, सो ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द सुल्तान। अब ही वाज लाइक जब ये जो चहलगानी ये लोग पूरा प्लॉटिंग अगेंस्ट कर रहे थे ना अगेंस्ट रज़िया सुल्तान, सो ही वाज देयर इन द कोर्ट, तो सब कुछ देखा है कि ये जो चहलगानी है अगर इनको सुल्तान अच्छा नहीं लगता है, ये कैसे प्लॉटिंग करते हैं, कैसे प्लान्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो इसने क्या करा, उनकी पावर को तोड़ दिया, उन्होंने उनको जो मतलब जो स्पेशल ऑर्डर दिया जा रहा था चहलगानी को, जो उनको पावर दी जा रही थी, वो इसने सब तोड़ दी, ठीक है। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इसने लागू कर दिया था और ऐसे बोल रखा था, जो एक्चुअली जो चहलगानी थे ना दे वो लाइक टर्किश, वो बिल्कुल टर्किश थे, तो वो अपने आप को नेटिव इंडियंस या फिर जो भी बाकी लोगों से अपने आप को सुपीरियर मानते थे। सो ही वाज लाइक नो, कोर्ट के अंदर सारे काम जो काम कर रहे हैं ऑल ऑफ द नोबल्स आर इक्वल, ऐसा नहीं है कि आप टर्क के हो, आप टर्क के हो तो आप ज़्यादा सुपीरियर हो देन अदर पीपल, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा तो भाई सुल्तान है, ठीक है, और जो सुल्तान है वो ही इज़ द गॉड रिप्रेजेंटेटिव
ऑन अर्थ, ठीक है, ऐसे करके वो उसकी यू कैन से मार्केटिंग करता था ऑफ द सुल्तान, ठीक है। सो मच सो, चलो ये सब कुछ थ्योरी में तो ठीक है, लेकिन सो मच सो वो बोलता था कि जब भी कोई दरबार के अंदर आएगा वो सजदा करेगा, प्रोस्ट्रेशन करेगा, यू नो, और फिर वो मतलब पैर छुएगा सुल्तान के, ही विल डू पाइबोस किसिंग द सुल्तान फीट्स टू प्रूव हिज सुप्रीम नोबल्स, ऐसे करके झुक के पाइबोस करेगा, ठीक है। So you can see this is not Islamic tradition, because in Islam we are not allowed to bow towards, we are not allowed to do sajda towards anyone except Allah Taala. तो ये उसकी खुद की जो चीज़ें थी वो खुद ला रहा था, दिस इज़ नॉट इस्लाम, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस पर्शियन, मतलब आई वुड से ही वाज ब्रिंगिंग सिर्फ पर्शियन कल्चर लेकर आ रहा था वो। तो उसने पर्शियन फेस्टिवल जो होता है नावरोज, पर्शियन न्यू ईयर, वो भी सेलिब्रेट होता था इसके कोर्ट के अंदर। और ये सब कुछ हमें पता कैसे चल रहा है? ये सब कुछ हमें पता चल रहा है बाय द राइटिंग्स ऑफ अमीर खुसरो। अमीर खुसरो वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बालबन, कंटेम्प्रेरी मतलब उस जमाने का राइटर था ये, राइटर स्लैश पोएट टाइप थे अमीर खुसरो। और ये बस मामलुक डायनेस्टी के अंदर नहीं, आगे डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी के बारे में भी लिखते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर बहुत सारी डायनेस्टीज को देख लिया है। तो इनकी राइटिंग्स से हमें बहुत कुछ पता चलता है। इनकी भी अलग ही ज़िंदगी होगी ना, ये अलग अलग एम्पायर्स, इन्होंने अलग अलग राजाज वगैरह को देखा होगा। यप, सो विद दैट आगे अब जो गियासुद्दीन बालबन के बाद जो आगे के रूलर्स आए होंगे वो केपेबल नहीं हो पाएंगे, फिर उनका कुछ लड़ाई हुई होगी, लड़ाई हुई होगी, एंड इवेंचुअली उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आ जाती है बाय द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी, है ना, 1290, तो 13th सेंचुरी बोल रहे हैं, बाय एंड ऑफ द 13th सेंचुरी। नेक्स्ट वी आर हैविंग द खिलजी डायनेस्टी। सो जो खिलजी डायनेस्टी, आई एम सॉरी, एक चीज़ मैंने गलत कर दी, आई सेड कि द मामलुक्स दे वर टर्क्स, अच्छा नहीं, हाँ नहीं, मैंने सही बोला था, कुछ नहीं गलत बोला मैंने। नेक्स्ट वी आर हैविंग द खिलजी डायनेस्टी। सो जो खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, इट वॉज जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने मामलुक डायनेस्टी के रूलर्स के साथ कोई वॉर लड़ी होगी, बैटल लड़ी होगी, वॉर तो नहीं, बैटल लड़ी होगी, and then he became the and then he founded his dynasty। ये जब बेसिकली इन्होंने जीता था तो he was very old, बूढ़े हो गए थे ये, ठीक है। इनका भी शासन कुछ 5-4 साल का ही था। तो बेसिकली क्या हुआ था, फिर इनके बाद इनका जो दामाद था और इनका नेफ्यू भी था, मतलब इनका भांजा भी था वो, और इनका दामाद भी बन गया था, इनकी बेटी की शादी उससे हो गई होगी। ही वॉज अलाउद्दीन खिलजी, सो ही बिकेम द रूलर। ऐसा बोलते हैं कि आई डोंट नो इफ दिस इज़ ट्रू और नॉट, लेकिन जलालुद्दीन कहीं से लड़कर वापस आ रहे थे, एंड अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब एक शायद पार्टी वगैरह कुछ रखी थी, ठीक है, उनको सेलिब्रेट करने के लिए उनकी विक्ट्री को, और वहीं पर जलालुद्दीन को मार दिया था, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है। तो ही वॉज लाइक कि जलालुद्दीन को अलाउद्दीन खिलजी ने ही मारा है, बिकॉज ही वॉज वेटिंग कि भाई ये कब मरेंगे, ठीक है, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, ये ऑलरेडी इतने बूढ़े हो गए हैं, मुझे जल्दी से सुल्तान बनना है। सो ही किल्ड जलालुद्दीन एंड ही बिकेम द सुल्तान। यू बी लाइक यस, एक्चुअली ये बहुत ही कॉमन चीज़ है इन दी दिल्ली सल्तनत, एंड सो एक्चुअली उससे भी ज़्यादा मुग़ल हिस्ट्री के अंदर देखोगे कि लोग अपने भाई को, अपने पापा को, अपने आसपास के रिलेटिव्स को मार देते हैं जस्ट टू गेन पावर। सो yeah, they felt like that, which is obviously not at all मतलब अच्छी चीज़ नहीं है ये। सो अलाउद्दीन खिलजी, अगर हम पूरे दिल्ली सल्तनत का हम देखें, सो ही इज़ एक्चुअली ही इज़ द मोस्ट पावरफुल सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत पीरियड, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो आई थिंक द मोस्ट पॉपुलर, ही एंड वन मोर मोहम्मद बिन तुगलक, आई थिंक ये दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं ऑफ द दिल्ली सल्तनत। सो इनके बारे में मूवीज़ भी हैं, जैसे कि एक मूवी है बॉलीवुड की पद्मावत, उसके अंदर जो रणवीर कपूर का जो कैरेक्टर, रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के ही कैरेक्टर को डिपिक्ट करा है, बट दैट मूवी जस्ट डिड नॉट डू एनी जस्टिस टू हिज कैरेक्टर, ठीक है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉल्सहुड भी दिखाया गया है, एंड वी विल लर्न ऑल अबाउट दैट राइट नाउ। सो अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ही व्हाट ही इज़ नोन फॉर, तो उस मूवी को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा दैट ही वॉज वेरी गुस्से शराबी टाइप इंसान, ठीक है, जिसको अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, समवन लाइक दैट, बट ही इन रियलिटी वॉज नॉट लाइक दैट। ही वॉज अ फैंटास्टिक मिलिट्री कमांडर, और बहुत ही अच्छे मैनेजर थे ये बहुत सारे मैनेजमेंट रिफॉर्म्स लेकर आए थे पूरे किंगडम के अंदर। ही इज़ नोन फॉर हिज आर्मी रिफॉर्म्स। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या करी थी कि ही वॉज लाइक कि
अच्छा, पहले ज़माने में क्या होता था, अभी तक क्या हुआ था दिल्ली के अंदर, कि अगर किसी को कोई लड़ाई लड़नी होती थी, उनको कोई बैटल लड़नी होती थी, तो उनको महीनों पहले तैयारी करना शुरू करनी पड़ती थी। जैसे अगर उनको उनको कहीं पर कोई लड़ाई लड़नी है, तो वो 6 महीने पहले से उनको सब कुछ तैयार करके रखना पड़ता था, सोल्जर्स को रेडी करना पड़ता था। और स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी पहले। क्या होता था कि आसपास गाँव में कोई होता था लीडर, उसके अंडर सोल्जर्स होते थे, लेकिन कैपिटल सिटी के अंदर भी कभी आर्मी नहीं होती थी। एंड वाज लाइक नहीं, ही बेसिकली अरेंज अ स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली 24/7। ठीक है, वाज लाइक कि दिल्ली में एक स्टैंडिंग आर्मी होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि डर है ना कि कभी भी मंगोल्स अटैक कर सकते हैं इंडिया के ऊपर, दिल्ली के ऊपर अगर कर सकते हैं। और फिर तो ऐसा नहीं होगा ना कि उन्होंने अटैक कर दिया फिर मैं बुला रहा हूँ आर्मी को कि आर्मी आ जाओ, क्योंकि आर्मी को बुलाने में टाइम लगता है, तो जब तक तो मंगोल सब कुछ तोड़ फोड़ के चले जाएंगे। तो ही वॉज लाइक कि हमेशा एक स्टैंडिंग आर्मी होनी चाहिए। तो आप बोलोगे स्टैंडिंग आर्मी रखने में क्या बड़ी बात है? एक्चुअली बड़ी बात है, क्योंकि स्टैंडिंग आर्मी में रखना मतलब अगर 1 लाख की स्टैंडिंग आर्मी है, तो आपको उन 1 लाख लोगों का खाने पीने का सामान रखना पड़ेगा, उनका रहन सहन सब कुछ, यू हैव टू डील विथ ऑल ऑफ दैट। सो ही वॉज, ठीक है, सो ही टुक केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट। ये अपनी आर्मी को कैश के अंदर पेमेंट देते थे, क्योंकि लाइक भाई इतनी बड़ी बात क्या है, लेकिन एक्चुअली बड़ी बात थी, क्योंकि उससे पहले जो सोल्जर्स को यूजुअली अनाज गेहूं वगैरह दे देते थे, चावल एंड ऑल, या फिर वो दे देते थे, लैंड दे देते थे कि अच्छा इस जगह का जो वो है टैक्स है वो तुम कलेक्ट कर लेना, समथिंग लाइक दैट। लेकिन इन्होंने अपनी स्टैंडिंग आर्मी को कैश में पेमेंट करते थे, और 24/7 एक स्टैंडिंग आर्मी रहती थी दिल्ली के अंदर। ऑल्सो लाइक हॉर्स वगैरह की, घोड़ों की कोई चोरी ना करे, ठीक है, या फिर कोई चुरा के ना ले जाए, समथिंग लाइक दैट। तो हॉर्स की प्रॉपर ब्रांडिंग शुरू हो गई, मतलब हॉर्स के ऊपर निशान लगाए जाते थे कि ये इस सोल्जर का घोड़ा है, ये इस सोल्जर का घोड़ा है, ठीक है। और पूरा उसके ऊपर डिटेलिंग होती थी कि अच्छा ये अरबी घोड़ा है, इसकी उम्र इतनी है, ये कर सकता है, एंड लाइक पूरी मार्किंग वगैरह करने लगे, हुलिया एंड दाग जिसे हम बोलते हैं, सोल्जर्स तक के रिकॉर्ड्स बनाने लगे कि हाँ ये वाला सोल्जर है, ये इसकी ये इस तरीके का सोल्जर है। मतलब अलग अलग तरीके के सोल्जर्स होते हैं ना, कुछ जो होते हैं जो एलिफेंट चलाते हैं, कुछ होते हैं जो कि घुड़सवार करते हैं, कुछ होते हैं जो कि अपने फुट पर होते हैं। तो एवरीथिंग लाइक दैट, इस सब का पूरा पूरा रिकॉर्ड बनाने लगे, ठीक है। एंड इन्होंने भी मतलब अपने नोबल्स वगैरह की पावर को बहुत कम कर दिया था, बिकॉज ही ऑल्सो न्यू कि ये जो चहलगानी है, ये जो नोबल्स हैं, ये जो दरबार के अंदर काम करते हैं, ये लोग बहुत ख़राब हैं, ठीक है। और उन्होंने पार्टीज़ वगैरह पे, ठीक है, कि बर्थडे पे, शादी, इन सब पे बैन लगा दिया था, बिकॉज ही न्यू कि बर्थडे शादी तो बस बहाना होता है, इन लोगों को मिलना होता है, दूर दूर के रिश्तेदार आते हैं, सब लोग मिलते हैं, और फिर ये लोग सुल्तान को हटाने का प्लान बनाते हैं। तो ही वॉज लाइक कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, मेरे परमिशन के बिना कोई सोशल गैदरिंग नहीं होगी, कोई फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट नहीं होगा, ठीक है। ड्रग्स और अल्कोहल को पब्लिक के लिए बिल्कुल ही बंद कर दिया गया था। कॉन्ट्रेरी टू दैट, उस मूवी के अंदर तो अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा दिखाया गया है, इट इज़ नॉट एट ऑल ट्रू, ठीक है। वो बिल्कुल एक ब्लैक एंड वाइट इमेज क्रिएट करने के लिए होता है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट एट ऑल टॉलरेबल। Also, जैसे मैंने बताया, he was the first sultan to order measurement of land and collect land revenue and cash. and he was इन्होंने लैंड की मेजरमेंट भी शुरू करी थी कि हमें पता लगाना है कि हमारे किंगडम के अंदर कितना लैंड है और कौन सी ज़मीन किसके पास है, उनके पास कितना ज़मीन है। तो फिर लैंड टैक्स वगैरह भी वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, और वो कैश के अंदर कलेक्ट करते थे, और फिर उसी कैश को शायद वो सोल्जर्स वगैरह को यूज़ करने में देते होंगे, anything like that. So we can see he brought in a lot of efficient reforms वगैरह। अगर हम इनके मिलिट्री कैंपेन की बात करें, सो नाउ हेयर, अब थोड़ा सा मज़ा आएगा, ठीक है। सो हेयर यू कैन सी दिस इज़ द दिल्ली सल्तनत, दिस इज़ द यू कैन सी दिस इज़ द दिल्ली सल्तनत, और हम ये वाले एरिया पे देखते हैं। तो अब ये जब दिल्ली के अंदर है, तो इनको अपना किंगडम बढ़ाना था, तो इनको एक्चुअली में गुजरात वाला एरिया कैप्चर करना था, क्योंकि गुजरात में अगर तुम अपना रूल कर लोगे तो तुम्हें सी तुम कर पाओगे, इंपोर्ट वगैरह एक्सपोर्ट वगैरह कर पाओगे सी के साथ, तो वो तो मज़ेदार रहेगा, ठीक है। अब अगर उनको दिल्ली के अंदर आना है, तो अगर आप दिल्ली से गुजरात तक आना है, तो इसके लिए 2 रास्ते हैं, या तो ऐसे आओ और दूसरा या तो ऐसे आओ, ठीक है। तो जब ये तुम रेड वाले रास्ते से आओगे, पहले वाले रास्ते में आओगे, तो शायद रास्ते में रणथंबोर पड़ता है। अब रणथंबोर के अंदर क्या हुआ था कि यहाँ पे ना, मतलब कुछ मंगोल्स के सोल्जर्स थे, जो कि लाइक देयर वर सम मंगोल्स के सोल्जर्स जो कि लाइक
अलाउद्दीन की आर्मी से भाग रहे थे फॉर सम रीज़न। तो वो यहाँ के रणथंभौर के राजा के पास जाते हैं, रणथंभौर के राजा के पास जाते हैं, हमीर देव चहमान इनके पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप प्लीज़ हमें शरण दो, हमें हमारी मदद करो, ये जो अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी हमारे पीछे पड़ी है, आप हमारी मदद करो। सो अलाउद्दीन फिर ने बोला फिर कि इनके रणथंभौर के राजा से कि आप इन लोगों को हमें दे दो। तो ही वॉज लाइक कि नो, ये मेरी मदद मांगने के लिए आए हैं, ठीक है, मैं इनको आपको नहीं दूंगा। और उन्होंने बेसिकली अलाउद्दीन को मना कर दिया कि मैं इन सोल्जर्स को नहीं दूंगा बिकॉज ये मुझसे मदद मांगने आया और मदद मांगने और मैं इनको तुम्हें दे दूँ तो ऐसा तो मैं नहीं करूँगा। सो इसकी वजह से रणथंभौर और अलाउद्दीन खिलजी इनके बीच में लड़ाई हो गई थी। द खिलजी आर्मी ने बेसिकली जो रणथंभौर का किला है उसके आसपास सीज कर दिया था महीनों तक। सीज करने का मतलब जैसे कि अगर कोई महल है तो महल के आसपास पूरी आर्मी ने डेरा डाल लिया है, ठीक है, मतलब उस किले को पूरा कट कर दिया है फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। उसके आसपास उन्होंने अपना टेंट वगैरह सब कुछ लगा लिया, तो सीज कर दिया था उन्होंने कुछ महीने के लिए उस जगह को एंड समथिंग लाइक दैट। और रणथंभौर का किला इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किलाज एज वेल। तो ये हुआ था। तो अब इधर से तो इनकी दुश्मनी हो गई थी, तो फिर दूसरा रास्ता था कि अब तुम ऐसे येलो वाले रास्ते से रहो, सीधा होकर जाओ। अब यहाँ पे एक्चुअली पड़ता है चित्तौड़गढ़, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ या फिर मेवाड़ वाला रीजन पड़ता है, MEWAR, मेवाड़ वाला रीजन पड़ता है। यहाँ पर फेमस चित्तौड़गढ़ किला है। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ था कि अब ऑब्वियसली डायरेक्ट तुम दिल्ली से लेकर गुजरात तो जा नहीं सकते, क्योंकि पहले तुम्हें मेवाड़ वाले एरिया को कैप्चर करना पड़ेगा, समफॉर लाइक। तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ फोर्ट था, तो इन्होंने पहले चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे बेसिकली हमला करा, ठीक है। यहाँ पर के जो राजा थे वो यहाँ के राजा बॉस राणा रतन सिंह, ठीक है। और ऑब्वियसली राणा रतन सिंह की जो आर्मी थी, इन्होंने बोला कि आप अलाउद्दीन हमारी आर्मी को सबमिट कर दो, आप हमें टैक्स दे दो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, हम लोग नहीं देंगे आपको टैक्स वगैरह। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी ने इनके ऊपर अटैक कर दिया ना। ऑब्वियसली जो खिलजी की आर्मी थी इट वॉज बहुत ज़्यादा साइज़ में ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा वेल ट्रेन थी, साइज़ में ज़्यादा थी। और जो राजा रतन सिंह थे उनकी नहीं थी, मेवाड़ की आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो अब क्या रास्ता रह गया था? तो पहले ज़माने में क्या होता था, स्पेशली इन द राजपूत कल्चर कि राजपूत कल्चर क्या होता था कि जब भी कोई वॉर हो रही होती थी ना, मतलब कोई बैटल होने वाली है और आप जानते हो कि जो दूसरे साइड पे जो आपके दुश्मन है उनकी आर्मी आपसे बड़ी है और ज़्यादा चांसेस है कि आप हार जाओ, तो जो मेन होते थे उस जगह के वो अपनी लास्ट ब्रेथ तक अपने बिल्कुल बहुत साहस के साथ वो लड़ते थे। और जो वुमेन होती थी वो बेसिकली प्रिपेयर करती थी कि अगर हम लोग हार जाएंगे तो दे विल सैक्रिफाइस देमसेल्फ एंड दे विल बेसिकली अपने आप को जला लेंगे, दे विल डू जौहर और साका। तो रणथंभौर और मेवाड़ के अंदर यही हुआ था, क्योंकि इनकी आर्मी खिलजी की आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ठीक है। तो राजपूत कल्चर के अंदर कि हारना नहीं होगा, हम बेसिकली खुद ही अपने आप को सैक्रिफाइस कर लेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज मैन का क्या होगा कि दे वुड डाई, वो स्लेव बन जाएंगे, लेकिन वुमेन के लिए हारना कुड मीन्स वर्स थिंग्स, ठीक है। और एक्चुअली थोड़ा बहुत मंगोल्स को भी देख के डर था, क्योंकि जो मंगोल आर्मी थी पूरे एशिया के अंदर, वो लोग लाइक जो मंगोल आर्मी थी वो, जैसे मैंने बताया था ना, वो कहीं पर भी हमला करते थे तो वो सब कुछ सब कुछ तबाह कर देते थे, ये वाली जो मंगोल आर्मी थी। तो कहीं ना कहीं जो राजपूत थे उनको भी डर था कि भाई ये लोग उसी ट्रेडिशन से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तो ये लोग भी उनकी तरह ना करें, ठीक है, कि सब कुछ तबाह कर देंगे एंड दे विल नॉट डू रियली गुड थिंग्स टू वुमेन। तो दैट्स वाई लोग अपने आप को बेसिकली द वुमेन दे यूज टू बर्न दे मतलब वो जौहर कमिट करती थी एंड साका कमिट करती थी, एंड इट्स सीन एज अ हीरोइक एक्ट बाय द people. It's to prevent women from being captured and subjected to dishonor and violence by the enemy forces. So जो रानी पद्मवती थी उन्होंने अपनी बाकी फीमेल लोगों को मिलकर they committed जौहर and stuff. सो जौहर एंड ऑल ये होता था एक्चुअली अकबर के टाइम पर भी आई गेस हुआ था जौहर, आगे भी होगा, 2-3 बार होता है ये आगे हिस्ट्री के अंदर। सो या यहाँ पे एक बात है, अब जो मूवी के अंदर जो जो मूवी है पद्मावत, उसके अंदर क्या दिखाया गया, उसके अंदर एक पूरा लाइक एक यू कैन से एक लव स्टोरी एंगल दिखाया गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था ही वॉज आफ्टर रानी पद्मावती बिकॉज वो बहुत खूबसूरत थी, ठीक है। और रानी पद्मावती ने इसलिए अपने आप को सैक्रिफाइस करा बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू बी विद अलाउद्दीन, और ऐसा कुछ भी नहीं था, ये पूरा फिक्शन है। एक्चुअली हुआ क्या था
पहले ये पढ़ते हैं। अलाउद्दीन नेक्स्ट मार्च अगेंस्ट मेवाड़, रतन सिंह ऑफ चित्तौड़गढ़ वाज द नेक्स्ट बिग पावर इन राजस्थान। जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फोर्ट है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट है। और एक्चुअली इन्होंने लाइक फोर्ट के बाहर सीज भी कर रखा था बड़े बड़े महीनों तक, तो वो नहीं हो रहा था सीज किया, तो फिर उन्होंने अंदर फोर्ट के अटैक कर दिया था। और मतलब मैं इसका एक ऊपर से व्यू दिखाती हूँ, ये बहुत ही अच्छा फोर्ट है। लेट मी शो यू लाइक ड्रोन व्यू। ओके, मैंने देखा था वीडियो, ये रहा। दिस इज actually I don't know क्यों आएगा नहीं आएगा, I'm just like wasting time. Yeah, you can see this is. अच्छा मैं आगे बताती हूँ। तो एक्चुअली ये जो अब क्या हुआ था इस इवेंट के करीब 235 years बाद, so this is during the मुगल पीरियड, द मुगल एम्पायर के अंदर क्या हुआ था कि मुगल एम्पायर के टाइम पर क्या हुआ था, देयर वाज अ पोएट, हिज नेम वाज मलिक मोहम्मद जयासी। मोहम्मद जयासी ही वाज अ पोएट, और उन्होंने एक्चुअली पोएम लिखी थी इंस्पायर्ड बाय दिस इवेंट, क्वीन पद्मिनी के ऊपर। और उस पोएम में भी उन्होंने बहुत सारा फिक्शन घुसेड़ रखा है, मतलब बहुत सारा फिक्शन डाल रखा है एंड स्टफ। तो वो जो मूवी बनी है ना, वो एक्चुअली ये मोहम्मद जायसी ने जो पोएम लिखी थी उसके इंस्पायर्ड बनी है, लेकिन क्योंकि उन्होंने पोएम के अंदर ही बहुत सारा फिक्शन डाल रखा, तो फिर मूवी में उन्होंने भी अपना थोड़ा सा मसाला तड़का डाल दिया। लेकिन एक्चुअल इवेंट के अंदर ऑब्वियसली जौहर साका तो हुआ था, लेकिन उसके अंदर पूरा जो उन्होंने वो अजीब सा जो रोमांटिक एंगल डाल रखा है वियर्ड सा, वो वैसा कुछ भी नहीं था। The movie and this poem, it was inspired by true events, but it is not exactly true. थोड़ा सा फैक्ट है, बहुत सारे फिक्शन है एंड स्टफ, मतलब अजीब अजीब चीज़ें हैं इस पोएम के अंदर कि जो क्वीन पद्मिनी थी, शी वॉज फ्रॉम श्रीलंका, मतलब श्रीलंका से क्या कनेक्शन था राजस्थान का उस ज़माने में था भी, उसके कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस आई एम नॉट श्योर अबाउट। और फिर कि एक बोलने वाला तोता था, उस तोते ने अलाउद्दीन को बताया था कि रानी पद्मिनी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्टफ, मतलब बोलने वाला तोता कहाँ से मिल गया। So that's all. You can see this is the Chittorgarh fort, first time ever. You can see this is so beautiful, इतना बड़ा किला है ये, wow. Anyways, अब आगे बढ़ते हैं। सो अच्छा हाँ, इवेंचुअली क्या हुआ था, इवेंचुअली फिर क्योंकि मतलब ये हो गया था और मेवाड़ इन्होंने क्लियर ऑफ कर दिया था, फिर जो अलाउद्दीन की आर्मी थी वो गुजरात तक पहुंच गई थी। और गुजरात के अंदर क्या हुआ था, गुजरात के अंदर इनको एक इंसान मिला था, उसका नाम था मलिक कफूर। मलिक कफूर एक स्लेव था और उसको अलाउद्दीन ने बेसिकली 1000 दिनार देकर खरीदा था। तो 1000 दिनार देकर, 1000 लाइक सिक्के देकर खरीदा था उसको, विच इज़ अ रियली बिग थिंग। एंड मलिक कफूर वॉज अ फैंटास्टिक मिलिट्री कमांडर। एंड आगे जाके ये मलिक कफूर वो लीड भी करते हैं आर्मी को, ठीक है। जैसे अब अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारा नॉर्थ इंडिया कैप्चर कर लिया था, इवन सिर्फ बंगाल वाला एरिया नहीं करा, ये गुजरात वाला एरिया कर लिया था। ही वाज लाइक कि अपने साउथ के अंदर भी कैंपेन वगैरह करूँगा। सो साउथ के अंदर अलाउद्दीन खुद नहीं जाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली डर है कि अगर सुल्तान खुद ही चला जाएगा साउथ के अंदर, तो मतलब नॉर्थ वाले में कोई भी लाइक दुश्मन मंगोल्स वगैरह अटैक कर सकते हैं, तो वो खुद नहीं जाते थे। उन्होंने अपने मिलिट्री कमांडर मलिक कफूर को बेसिकली साउथ में भेजे थे इन ऑल ऑफ हिज कैंपेन्स। तो उन्होंने जो नीचे किंगडम्स है, होयसला किंगडम्स एंड वरांगल किंगडम्स, यहाँ पर जीते थे। अलाउद्दीन डिड नॉट ब्रिंग ऑल द टेरिटरीज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर नहीं आए थे वो लोग, बस टैक्स पे करते थे, लेकिन वहाँ पर लोकल रूलर्स रूल करते थे, वो टैक्स पे करते थे एंड स्टफ। अलाउद्दीन हैड बिग होप्स, he wanted to become सिकंदर सेनी, he wanted to become the second सिकंदर, ठीक है। वो पूरा इंडिया, पूरा पर्शिया कॉन्कर करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। जब इनकी डेथ हो गई थी तो फिर
जब इनकी डेथ हो गई थी तो आगे के जो रूलर्स थे वो ज़्यादा अच्छा रूल नहीं कर पाए डायनेस्टी को, एंड इवेंचुअली खिलजी डायनेस्टी भी एंड हो गई थी। और उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी डायनेस्टी थी दैट वाज दी तुगलक डायनेस्टी। ऑल्सो अ लिटिल बिट अबाउट, मतलब मैं ज़रा अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में बता दूँ तो इनके ज़माने में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती थी, बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर, एंटी करप्शन फ्री टाइप था सब कुछ। तो हर मार्केट का एक ऑफिसर होता था जिसका बोलते थे शहनाई मंडी, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम्स और एनीथिंग, ठीक है। हर चीज़ के इन्होंने प्राइस फिक्स कर दिए थे कि अगर दूध है, दूध 15 रुपये किलो मिलेगा, पनीर इतने का मिलेगा, ठीक है, और दाल इतने की मिलेगी, नमक इतने का मिलेगा, हर चीज़ के प्राइस फिक्स हो रखे थे, ठीक है। और अब जैसे, और इन्होंने क्या कहते थे, अब ताकि लोग करप्शन नहीं कर रहे हैं तो ये क्या करते थे, छोटे छोटे बच्चों को यूज़ करते थे, स्पाई सिस्टम इन्होंने बना रखा था। तो कैसे स्पाई सिस्टम बना रखा था, ये बच्चों को भेजते थे, जाओ अलग अलग दुकान पे जाओ, हमें बताना कि अगर कोई गलत प्राइस पे बेच रहा है। तो जैसे इस बच्चों को पता चला कि वो ना दूध महंगा बेचते हैं, वो 15 रुपये किलो है, वो 20 रुपये किलो बेचते हैं, तो फिर क्या होगा जब उनको, तो ये बच्चों को, क्योंकि बच्चों पर ज़्यादा लोग शक नहीं करते हैं, ठीक है, तो बच्चे उनको बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट देते थे। तो फिर उसके बाद अगर मतलब फाउंड होता था कि कोई चीटिंग कर रहा है या फिर कोई मतलब गलत प्राइस पे बेच रहा है, एंड किसी ने अगर चोरी करी है तो बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट्स थी। जैसे अगर कोई चोरी वगैरह करता था तो उसकी लिटरली मुंडी काट के, उसकी मुंडी काट के, ये एक बिल्डिंग थी यहाँ पर ऐसे लटका दी जाती थी। आई एम नॉट श्योर ये कहाँ पर है, शायद मुगल लाइक कुतुब मीनार में है, कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लटका दी जाती थी मुंडी, विच इज़ सो टेरिफाइंग। ठीक है, इसलिए भी करा था ताकि आसपास लोग गुजरे ना, मार्केट लोग जा रहे हो गुजरे तो उन लोगों को दिखे कि अगर तुम चीटिंग करोगे हमारे दरबार के अंदर, तुम कुछ भी गलत काम करोगे तो दिस विल बी द पनिशमेंट, तो लोग के अंदर ताकि वो डर खौफ भी आ जाए, ठीक है। सो ही वॉज काइंड ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू लॉ एंड ऑर्डर एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। Anyways, now we're gonna have about the Tughlaq dynasty. तुगलक डायनेस्टी की बात करें तो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर was गियाजुद्दीन तुगलक, ठीक है, और ये भी अपने बुढ़ापे के टाइम पर ही बने थे फाउंडर। इन्होंने 5 साल तक रूल करा था, फ्रॉम 1320 टू 1325। इनके बाद इनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक बिकेम द रूलर। Now this guy is a very, he's a very crazy and a fun guy, ठीक है। सबसे पहले he was very smart, he was a scholar, ठीक है। सुल्तान तो थे लेकिन ही वॉज वेरी, बहुत ही पढ़ा लिखा स्कॉलर थे ये। इनका साइंस, लॉजिक, लिटरेचर, मैंने साइंस 2 बार लिख दिया है, ठीक है, जस्ट इग्नोर दैट, उसके अंदर बहुत इंटरेस्ट था। और यू कैन सी इनका एम्पायर भी बहुत बड़ा था। इन्होंने जो ऊपर मैंने इमेज दिखाई थी, सो ये वाली इमेज, तो यू कैन सी तुगलक में इन्होंने साउदर्न इंडिया जो डीकन एरिया है इसको भी कैप्चर कर रखा है, बंगाल वाले रीजन को भी कर रखा है, इधर वाले एरिया को भी कर रखा है। सो या ओके, वेयर इज ही, हियर इज ही नाउ। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ही ये एक्चुअली, ये अलाउद्दीन खिलजी के पास ही इज़ लाइक द सेकंड मोस्ट फेमस ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और आई वुड से फर्स्ट मोस्ट फेमस, ठीक है। ही वॉज अ लिटिल डेयरिंग एंड ही हैड अ लॉट ऑफ क्रेजी आइडियाज। ही वॉज लाइक आई वुड से कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट थे ना ये, तो इनको एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता था। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा, ही इज़ नोन फॉर हिज मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट। पहला ही वॉज लाइक कि इनका किंगडम साउथ की तरफ भी बढ़ चुका था। ही वॉज लाइक दिल्ली से लोगों को लाइक पूरे इंडिया को रूल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मे बी आई शुड शिफ्ट माई कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू नीचे, मे बी साउथ में थोड़ा सा मैं शिफ्ट करता हूँ। सो ही वॉज लाइक महाराष्ट्र के पास एक जगह है दौलताबाद, महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है दौलताबाद, तो उसने वहाँ पे अपना कैपिटल शिफ्ट करा था। तो बड़ी बात नहीं है भाई कैपिटल शिफ्ट करना, सॉट दैट बिकॉज ब्रिटिश इंडिया के अंदर भी कोलकाता से दिल्ली में हुआ था। लेकिन ही वॉज लाइक मैं तो जाऊँगा लेकिन मेरे साथ सारे दिल्ली वासी भी जाएंगे। सो ही फोर्स द इंटायर दिल्ली की पॉपुलेशन, तो 1-2 लाख की पॉपुलेशन, कि वो मेरे साथ दौलताबाद जाएंगे, ठीक है। अब वो बोलोगे तो कुछ नहीं, अब लोगों को जाना है तो प्लेन से तो जाएंगे नहीं कि 2 घंटे की फ़्लाइट लेके सब पहुंच गए नीचे, ऐसा तो होता नहीं था। उनको महीने चल के जाना पड़ता था और अपना सामान लेकर, अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ पे जाना है सब लोगों को, ठीक है। रास्ते में पहाड़ आएंगे, चलो पहाड़ तो नहीं, जंगल आएंगे, प्लेट्यूज आएंगे, नदियाँ आएंगी एंड ऑल ऑफ दैट। और रोड भी पहले बहुत अच्छे से होते नहीं थे, और ये भी नहीं कि साइड में ढाबा मिल गया बैठ के खा लिया एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं था। सो दैट वाज सो हार्ड, ठीक है। और फिर जब वो लोग वहाँ पे पहुँच भी गए दौलताबाद, एंड ही वाज लाइक 2 साल तक रह भी लिए, फिर उन्होंने बोला यार नहीं, इतना मज़ा नहीं आ रहा, दिल्ली में ही अच्छा था, वहाँ से ही सब कुछ एफिशिएंटली हो रहा था।
सो आफ्टर दैट एंड लाइक थोड़ा सा ये भी था कि भाई फिर नॉर्थ वाले इंडिया में कोई ऊपर से हमला कर सकता है इन सब, क्योंकि वो वाला एरिया हमने खाली कर दिया है। तो फिर ही रीशिफ्टेड बैक इस कैपिटल फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली, और फिर से उन सब लोगों को वापस अपना कैपिटल शिफ्ट करना पड़ा, वापस दिल्ली में जाना पड़ा। तो वो बहुत ज़्यादा इनफिशिएंट हो गया था। सेकेंड थिंग दैट ही इंट्रोड्यूस वॉज टोकन करेंसी। नाउ टोकन करेंसी क्या होती है? जैसे हमारे ज़माने में क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो हम नोट यूज़ करते हैं, 500 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, ये जो नोट है लाइक एट द एंड ऑफ द डे दे आर जस्ट पेपर। लेकिन उस पेपर की वैल्यू है, क्यों है वैल्यू? क्योंकि आरबीआई ने बोला है। अभी आरबीआई किसी और चीज़ को नोट कर ले एंड हमारे पास डिजिटल करेंसी आ जाए, पेपर करेंसी को हम बिल्कुल ही बंद कर दे, तो फिर पेपर करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आप कभी नोट को बंद कर देते हैं, 2000 के नोट बंद हो गए, 1000 के नोट बंद हो गए एंड स्टफ लाइक दैट। तो इन्होंने भी ऐसा ही करा। इन्होंने बोला कि आप सब लोग मुझे अपना आज से सोने और लाइक गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स नहीं चलाएंगे, हम कॉपर के कॉइन्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और आप क्या करो कि एक कॉपर का कॉइन की जो वैल्यू होगी वो 5 सोने के सिक्के, हम जस्ट गिवन एन एग्जांपल कि एक कॉपर के कॉइन की वैल्यू 5 सोने के सिक्के के बराबर होगी। ठीक है, ये वो लाइक कि एक कॉपर के सिक्के की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी 2 सोने के सिक्के की। तो आप हमें सोने के सिक्के दो, उसके बदले हम आपको कॉपर के सिक्के देंगे, ठीक है, फिर इसको आप यूज़ करो। ठीक है, तो द थिंग इज लोग बोले कि क्या फालतू चीज़ से बोल रहा है ये, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है ये। क्योंकि हमारे लिए तो मतलब ठीक है, हम लोग का पेपर करेंसी चला लेते हैं, लेकिन लोगों को इतनी स्टेबिलिटी नहीं थी कि भाई ये हमारा सोना ले रहा है, हमारा सोना, हमारा सिल्वर ले रहा है, चांदी ले रहा है हमारा, और हमें ये पीतल के सिक्के पहुँचा रहा है। और मतलब उस टाइम पे और फिर लाइक लोग नकली करेंसी भी चलाने लगे थे, है ना, क्योंकि इतना स्टैंडर्डाइज नहीं था सब कुछ, तो लोग नकली करेंसी भी चलाने लगे थे। ही वॉज अ लिटिल अहेड ऑफ हिज टाइम। उसने सोची अच्छी चीज़ थी, लेकिन वो उस टाइम पे वो ज़माना नहीं था। सो इवेंचुअली टोकन करेंसी वाला भी सब कुछ फेल हो जाता है। उन्होंने फार्मिंग के अंदर भी बहुत कुछ टेक्निक्स लेकर आए थे ये, ठीक है, एक एग्रीकल्चर का सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था एंड स्टफ लाइक दैट। ये दोनों पॉइंट इतने ज़रूरी नहीं है। बेसिकली जब मोहम्मद बिन तुगलक की MBT की जब डेथ हुई थी, तो बदौनी है उनके टाइम के एक स्कॉलर हैं, उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि फाइनली द सुल्तान वॉज फ्री फ्रॉम द पीपल एंड पीपल फ्रॉम सुल्तान। फाइनली सुल्तान लोगों से आज़ाद हो गया और लोग सुल्तान से आज़ाद हो गए। मतलब लोगों का पीछा छोड़ा उस सुल्तान से। ही वॉज सो क्रेजी, मतलब एक ही वॉज अ मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट। एक तरफ ही वॉज वेरी लाइक पढ़ा लिखा, ही वॉज अ स्कॉलर, वेरी लॉजिकल, वेरी साइंटिफिक काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड दूसरी तरफ ही यूज्ड टू डू दिस क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स एंड ड्राइव्स एवरीवन क्रेजी, द इंटायर नेशन क्रेजी। तो वो चीज़ थी। एक क्रेजी इंसिडेंट मैं बताती हूँ। डू यू नो इब्न बतूता? एक गाना भी है, मतलब कुछ 10 15 16 साल पुराना एक गाना है, इब्न बतूता, इब्न बतूता पैरों का जूता, समथिंग लाइक दैट। ऐसा एक गाना है, मैंने भी कुछ दिनों पहले सुना था। तो ही वॉज अ ट्रैवलर, ही वॉज अ मोरक्कन ट्रैवलर। प्रेजेंट, ये जब छोटे थे ना तो ये अपने घर से अलग हो गए थे, समथिंग लाइक दैट, एंड ही ट्रैवल्ड। प्रेजेंट डे अगर हम देखें तो 40 कंट्रीज इन्होंने ट्रैवल करी थी। पहले तो कंट्री होती नहीं थी। और ये इंडिया भी आए थे, और इंडिया ये किसके ज़माने में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आए थे। तो ये गए होंगे दरबार में, इन्होंने बताया होगा आई एम बिन बतूता, आई एम फ्रॉम मोरक्को, यू नो आई ट्रैवल द वर्ल्ड एंड स्टफ, एंड ही वाज सो इम्प्रेस्ड, लाइक वाओ आप तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। ही वाज लाइक आप एक काम करो, आप आज से ट्रैवल सब बंद, आप दिल्ली में रहोगे। एंड ही मेड हिम द चीफ काजी ऑफ द सल्तनत। एंड 6 साल तक उनको फोर्स करा गया कि आप दिल्ली के अंदर रहोगे, तो वो 6 साल तक दिल्ली के अंदर रहे। बट ही वॉज लाइक मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे तो ट्रैवल करना है। तो उनको फाइनली लाइक वहाँ से भागना पड़ा। ही वो उनको भागना पड़ा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक उनको जाने नहीं देते थे। तो वो दिल्ली से भागकर चले गए, और उन्होंने ये सब चीज़ अपनी बुक के अंदर लिखी है, द रहला के अंदर। एंड ऑल्सो जब ये वापस मोरक्को गए थे ना, मतलब पूरा दुनिया घूम के जब ये वापस मोरक्को गए थे, तो लोग, अब तो पता, पहले तो ये बचपन में चले गए थे, अब ये जब अपने गांव अपनी जगह पर वापस गए ना तो बड़े हो गए, तो कोई इनको पहचान नहीं पा रहा था कि कौन हो तुम। एंड ही वाज लाइक आई एम बतूता, कौन हो तुम, हम तुम्हें नहीं जानते। तो फिर उसने थोड़े से अपने बचपन के इंसिडेंट बताए कि ये वो कुछ इनसाइड जोक्स बताए, तो फिर उन लोगों को याद है, अच्छा वो इब्न बतूता हो तुम, एंड समथिंग लाइक दैट। सो या इट्स अ नाइस, वेरी क्यूट स्टोरी।
मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आए थे उनके कज़न ही है ये, फिरोज शाह तुगलक। ही बिकेम दी रूलर। या फिरोज शाह तुगलक का नाम सुन के किस चीज़ की याद आई, पहले मुझे ये बताओ, किस चीज़ की याद आई? आई नो फिरोज शाह कोटला की याद आई होगी। इट इज़ अ स्टेडियम, अ क्रिकेट स्टेडियम इन दिल्ली। ठीक है, ये एक्चुअली फिरोज़ाबाद सिटी थी दिल्ली। दिल्ली में एक जगह है, दिल्ली में बहुत सारी सिटीज़ है, यू कैन लर्न अबाउट दैट, यू कैन सर्च यूट्यूब फॉर दैट। दिल्ली के अंदर बहुत सारी 7 सिटीज़ रह चुकी हैं दिल्ली के अंदर, उनमें से एक थी फिरोज़ाबाद, और उसी एरिया के अंदर ये स्टेडियम बनाया, तो इसको हम बोलते हैं फिरोज शाह कोटला, राइट। फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला ही वॉज, मतलब यहाँ पे मैं उसकी स्लाइड लगा कर नहीं लाई हूँ, लेकिन ही वॉज अ गुड रूलर, ही वॉज अ गुड रूलर। उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को मतलब अपने टेरिटरी के अंदर भी लेकर आए थे, और इन्होंने, अगर हम देखें तो ही वॉज़ अ वेरी रिलीजियस काइंड ऑफ अ गाय। तो ये अपने कोर्ट के अंदर उलेमास जो होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, उनकी एडवाइस को बहुत ही फॉलो करते थे। शरिया लॉ इन्होंने इम्पोज कर दिया था, तो शरिया इस्लामिक लॉ होता है वो इन्होंने इम्पोज कर दिया था। जिजिया टैक्स अपोज करा गया था। जिजिया टैक्स क्या होता है? जिजिया टैक्स इज़ बेसिकली, जब भी कोई मुस्लिम रूल चल रहा होता है तो जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनको जिजिया टैक्स देना होता है फॉर देयर प्रोटेक्शन। मतलब गवर्नमेंट को ये टैक्स पे करते हैं ताकि गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करे, आपके नीड्स वगैरह को प्रोटेक्ट करे एंड स्टफ लाइक दैट। सो वो जिजिया टैक्स प्रमोट करते थे। नाउ पीपल आर लाइक जिजिया टैक्स, इज जिजिया टैक्स गुड और इज जिजिया टैक्स बैड? लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, ठीक है। आई थिंक इट्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है। तो पहले जिजिया टैक्स जो था वो ब्राह्मण्स को अप्लाई नहीं करता था, पहले ब्राह्मण्स को अप्लाई नहीं करता था, लेकिन मोहम्मद फिरोज शाह, लाइक जो रिच ब्राह्मण्स होते थे दिल्ली के अंदर, लेकिन फिरोज शाह तुगलक वाज लाइक नो, ब्राह्मण्स फिर भी अप्लाई करेगा, उनको भी देना पड़ेगा जिजिया टैक्स। तो शिया, सूफीज, हिंदूज, मतलब हिंदूज बाकी रिलीजन्स के वो देते थे सब लोग जिजिया टैक्स, और शिया, सूफीज एंड हिंदूज दे वर ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन्स। ठीक है, सो ही वाज अ सुन्नी मुस्लिम। एक बार क्या हुआ था इनके ज़माने में, एक बार लाइक क्योंकि कुतुब मीनार उस टाइम पे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, तो एक बार कुतुब मीनार पे झटका लग गया था, बिजली का झटका लग गया था, तो उसको रिपेयर कराया था इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने। और इनका जो मकबरा है फिरोज शाह तुगलक का, वो हाउस खास के अंदर है दिल्ली में। सो यू कैन विजिट दैट इफ यू वांट, यू कैन सी दिस इज डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर जिनकी मैंने सीरीज़ देखकर ये बनाई है मैंने पीपीटी। इफ़ यू वांट यू कैन रियली वॉच दैट सीरीज, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब मुझे तो अच्छी लगी। ओके, तो फिरोज शाह तुगलक के बाद एक्चुअली इन्होंने अपना एक फोर्ट भी था पहले, एक फिरोज शाह का फोर्ट भी है, यू कैन सी दिल्ली के अंदर ही है ये रहा। ठीक है, तो अगर तुम आज के टाइम पे ये देखोगे तो ये बहुत ही टूटा फूटा पड़ा है। ठीक है, टूटा फूटा दो रीजंस की वजह से है, क्योंकि इस टाइम पर मंगोल्स का अटैक हो गया था इंडिया में, मैंने बताया था ना शुरुआत में कि मैं बताऊंगी। तो इस टाइम पे एक्चुअली इट वॉज नॉट मंगोल, इट वॉज एक्चुअली तिमूर। ठीक है, तिमूर का आगे राज आ गया था। तो तिमूर ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ चेंगिस खान, उन्हीं के आगे बच्चों में से था एक। ठीक है, मतलब ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ चेंगिस खान एंड ही फाउंड दी तिमुरिड डायनेस्टी इन सेंट्रल एशिया। ठीक है, ही तिमूर द लेम, ये थोड़ा सा लंगड़ा था। ठीक है, तो इसने बेसिकली दिल्ली के अंदर अटैक करा था और सब चीज़ तबाह कर दी थी। ठीक है, लूट के भी ले गए थे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को मारा गया था, लोगों को स्लेव बना लिया था। ठीक है, और या मतलब तोड़ भी दिए हैं। मतलब दिस इज़ ओके, मैं ये क्या दिखा रही हूँ फिरोशा कोड एंड हिस्ट्री विद जिन्स, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू शो, बट यू कैन सी यहाँ पे, यू कैन सी कि यहाँ पे ईंटें नहीं हैं। तो पहली बात, जब तिमूर ने अटैक करा था तो मतलब इनका जो फोर्ट था उस पर भी बहुत ज़्यादा तबाही वगैरह हुई थी। और यहाँ पे यू कैन सी जो ब्रिक नहीं है वो इसलिए नहीं है कि आगे जाके जैसे जो राजाज आएंगे लाइक मुगल डायनेस्टी वगैरह के अंदर, तो उनको कुछ बनाना होता था या फिर लोगों को भी कुछ बनाना होता था, ईंटें कम पड़ जाती थी, तो वो क्या करते थे यहाँ से तोड़ के ईंटें ले जाते थे। एटलीस्ट ऐसा मैंने सुना है। तो इस वजह से यहाँ पे यू कैन सी की चीज़ें गायब आपको मिलेंगी, और अभी इस जगह को थोड़ा सा भूतिया टाइप बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे सुनसान है, तो यहाँ पे शायद जिन विन रहते हों, भाई अल्लाह आलम, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट या मतलब तो यहाँ पे जाओ ना तो प्लीज़ आयतल कुर्सी पढ़ते रहना, दैट्स ऑल। ठीक है, सो विद दैट वी आर एंडिंग द तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद वी आर हैविंग द सैयद डायनेस्टी एंड द लोधी डायनेस्टी। देयर इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, इन दोनों को मिला के 100 साल थे। अब वो मैंने 100 साल की हिस्ट्री बीच में गायब कर दी है, क्योंकि एग्ज़ाम
टाइप से देखो तो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, लेकिन हिस्ट्री वाइज से देखो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई लोधी डायनेस्टी, द लोधी गार्डन्स है दिल्ली के अंदर, तो वो लोधी डायनेस्टी के टाइम के ही हैं। एंड द सैयद डायनेस्टी भी है, इब्राहिम लोधी एंड स्टफ लाइक दैट। मैंने वो मेरे बुक में ज़्यादा थे नहीं, मैंने उनके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं। इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट देम यू कैन गो रीड योर बुक्स, सर्च यूट्यूब एंड स्टफ लाइक दैट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द मुगल डायनेस्टी। ऑल्सो मैं इतना फेडअप हो गई हूँ ये बोल बोल के, क्योंकि दिस इज़ द सेकंड टाइम ऑफ मी रिकॉर्डिंग। जब मैंने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करा था तो वो सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ था, कोई स्लाइड दिख ही नहीं रही थी, बस फर्स्ट स्लाइड दिख रही थी। सो दैट्स वाई आई एम फिल्मिंग दिस again, that's why I'm a little bit annoyed. So yeah, thanks for watching. Bye.